हेलो टू ऑल। कैसे हैं दोस्तों। आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। और ह्यूमन फिजियोलॉजी वैसे भी देश भर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के अंदर आती है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं डाइजेशन के ऊपर या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, या मैं यूँ कहूँगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर, पाचन और अवशोषण के ऊपर। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों कि एग्ज़ाम कभी भी हो, आपके इमीडिएट हो, 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, एक चीज़ याद रखना, जिस दिन आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं एग्ज़ाम्स की, उसी दिन से आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी चालू कर दीजिए। आप यदि सोचें कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो वैकेंसीज़ निकल रही है उसके लिए आप 15 दिन पहले तैयारी कर लेंगे या 1 महीने पहले तैयारी कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यदि आप चाहते हैं कि सिलेक्शन आपका हो, सरकारी जो वैकेंसीज़ निकलती है, तो उसके लिए आपको बिगनिंग से तैयारी करनी पड़ेगी, एकदम से तैयारी नहीं होती है। तो रोज़ाना अपनी तैयारी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा एडिशन करते रहिए, तो डैम श्योर कि आपका सिलेक्शन होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर बता रखा है, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइन बाय। आप जानते हैं कि टीथ के अंदर एक कैविटी होती है, उसको अपने पल्प कैविटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बना के बताता हूँ आपको, ये टीथ है और ये उसकी पल्प कैविटी है। ठीक है, ये टीथ है, ऐसा होता है ना, ठीक है, ऐसे ये टीथ है। तो ये तो इनेमल होता है, ये इनेमल है, उसके नीचे डेंटिन है, और ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये पल्प कैविटी है, यानी कि पल्प कैविटी यानी कि पल्प गुहा। अब वो पूछ रहा है कि दांत की जो मज्जा गुहा होती है उसको घेरे हुए कौन रहती है। मतलब वो ये पूछ रहा है कि ये जो पल्प कैविटी है इसको घेरे हुए, पल्प कैविटी को घेरे हुए कोशिकाओं की एक परत होती है। पल्प कैविटी को घेरे हुए कोशिकाओं की एक परत होती है, तो वो मैं बता देता हूँ कौन सी होती है, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। कौन सी सेल्स होती है दोस्तों, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। तो कभी भी यदि कोई पूछे आपसे कि पल्प कैविटी को सराउंड किए हुए कौन होती है, तो ऑलवेज रिमेंबर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, जो कि डेंटिन का सेक्रेशन करती है। तो पल्प कैविटी इन टीथ इज लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट नहीं होता है, ऑस्टियोब्लास्ट नहीं होता है, एमाइलोब्लास्ट नहीं होता है। पल्प कैविटी को लाइन किए हुए, पल्प कैविटी को लाइन किए हुए, पल्प कैविटी को लाइन किए हुए, हमेशा याद रखना, पल्प कैविटी को लाइन किए हुए क्या प्रेजेंट होती है, तो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स होती है। क्लियर, पहला क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, पेयर पैचेस कंटेन। पेयर पैचेस, पहली बात तो मैं बता दूँ कि पेयर पैचेस कहाँ पर होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर होते हैं। और पेयर पैचेस जो हैं वो क्या हैं, तो एक तरीके से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, मतलब द्वितीयक द्वितीयक लसिका अंग है। ठीक है, क्या है भाई, ये द्वितीयक लसिका अंग है। पेयर पैचेस क्या है, तो द्वितीयक लसिका अंग है। और ये क्या है, इनके अंदर क्या मिलते हैं, तो ये जो है श्लेष्मा युक्त होते हैं, नो। तेलीय स्त्राव सीबम होता है, नो। लिम्फोसाइट्स होती है, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल्स तो होगी नहीं, इनके अंदर क्या भरी रहती है, पेयर पैचेस जो होते हैं दोस्तों वो लिम्फोसाइट्स होती है, जो आपको प्रोटेक्शन देने का क्या करती है, काम करती है, जो आपको सुरक्षा देने का काम करेगी। तो इसलिए पेयर पैचेस कंटेन, पेयर पैचेस में क्या होता है, तो लिम्फोसाइट्स होती है। क्लियर। नेक्स्ट, द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल इज नोन एज। आहार नाल में पेशी संकुचन कहलाता है। सिस्टोल नहीं, सिस्टोल तो हार्ट वगैरह में होता है, डायस्टोल भी हार्ट वगैरह में होता है। पेरिस्टल्सिस यानी कि क्रमानुकुंचन गतियाँ, यस, अपने एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होने वाले जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि अपनी आहार नाल में पाए जाने वाली जो पेशीय संकुचन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गतियाँ कहते हैं।
पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं या पेरिस्टल्सिस कहते हैं, और मेटाक्रोनल ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में पेशीय संकुचन जो होता है, आहार नाल में होने वाले पेशीय संकुचन को हम क्रमानुकुंचन कहते हैं या पेरिस्टल्टिक मूवमेंट्स कहते हैं या पेरिस्टल्सिस कहते हैं। तो थर्ड वाला है क्लियर। देखो छोटी छोटी चीज़ें रोज क्वेश्चंस हम लोग करवाते हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को बहुत स्ट्रेंथफुल बनाइए, है ना, सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाइए। जाइमोजन सेल्स और चीफ सेल सिक्रीट, आपको मालूम है जाइमोजन सेल्स या चीफ सेल्स, इनका एक और नाम भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, पेप्टिक सेल्स, राइट। जाइमोजन सेल्स को हो, चीफ सेल्स को हो या पेप्टिक सेल्स को, ये क्या सिक्रेट करता है, एचसीएल नहीं, एचसीएल तो ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज करती है। म्यूकस नहीं, म्यूकस तो गॉबलेट सेल्स रिलीज करती है, राइट। पेप्सिनोजन यस, याद रखना जाइमोजन सेल जो होती है पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सिक्रीट करती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। यदि यहाँ पर पेप्सिनोजन के साथ में प्रोरेनिन होता तो उसको भी मैं टिक करता, ट्रिप्सिनोजन नो। याद रखना जाइमोजन जो है या चीफ सेल्स स्टमक के अंदर होती है, स्टमक के अंदर होती है, और ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करती है। किसको सिक्रीट करती है, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन भी। यदि प्रोरेनिन होता तो भी मैं उसके ऊपर टिक करता, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सिक्रीट करती है जाइमोजन या चीफ सेल्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड्स में, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन्स का पाचन पेप्टाइड्स में करता है, मतलब प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कौन बदलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कौन पाचित करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्टाइड्स में कौन करेगा, इरिप्सिन नो, रेनिन नहीं करता है, पेप्सिन जरूर करता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। पेप्सिन कहाँ पर होता है, स्टमक के अंदर, और वो प्रोटीन्स को किस में बदल देता है, पेप्टाइड्स के अंदर, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में, स्पेशली डाइपेप्टाइड्स वगैरह में बदल देता है, प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स वगैरह में। तो पेप्सिन इज करेक्ट। लाइपेज तो फैट के लिए होता है, लाइपेज इज फॉर फैट। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वैसे भी अपना जो पेप्सिन है वो क्या है, स्टमक के अंदर होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। फिफ्थ का आंसर क्लियर। थर्ड, नेक्स्ट, ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट। पहली बात तो ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होती है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है वो ड्यूडेनम में पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ग्रहणी के अंदर मिलती है, और वो म्यूकस सिक्रीट करती है, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ मिलती है, ड्यूडेनम के अंदर, ग्रहणी के अंदर मिलती है, जो कि छोटी आंत का पहला भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है। और वो क्या सिक्रीट करती है, एल्कलाइन म्यूकस, एसिडिक म्यूकस, न्यूट्रल म्यूकस। अब ये तो सबको मालूम है कि ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब वो पूछ रहा है एल्कलाइन म्यूकस, क्षारीय म्यूकस, एसिडिक यानी कि अम्लीय म्यूकस, न्यूट्रल यानी कि उदासीन म्यूकस, या वाटर। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर ब्रूनर्स ग्लैंड सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस, ठीक है, क्योंकि ड्यूडेनम की बात हो रही है तो वहाँ पर तो एसिडिटी तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो क्षारीय म्यूकस, एल्कलाइन म्यूकस को सिक्रीट करती है कौन, ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि ड्यूडेनम में मिलती है। नेक्स्ट, HCl इज सिक्रेटेड बाय, तो HCl का स्त्रावन कौन करता है, जाइमोजन सेल्स नहीं, जाइमोजन सेल्स तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रेशन करती है। ऑक्जेंटिक सेल्स यस, ऑक्जेंटिक सेल्स को हो या आप पैराइटल सेल्स भी कह सकते हो, है ना। ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स स्टमक के अंदर क्या रिलीज करती है, HCl। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, आना ही चाहिए। कुफ्फर सेल्स तो कहाँ पर मिलती है, लिवर के अंदर, जो कि RBC वगैरह का भक्षण करती है, तो ये नहीं होगा, है ना। और HCl इज सिक्रेटेड बाय म्यूकस सेल्स, नो, HCl इज सिक्रेटेड बाय ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स, दोनों चीज़ें बताती है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो उसका लेफ्ट राइट सब मालूम होना चाहिए, ताकि कभी भी क्वेश्चन गलत आपका नहीं होगा। नेक्स्ट, एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम स्टमक, आमाशय से स्रावित होने वाला एंजाइम, आमाशय से कौन सा रिलीज होता है, यूरेडियल ट्रांसफरेज, ऐसा कहीं पर भी हम नहीं पढ़ाते हैं, पेप्टोन, यूरिकेस, नो। हाँ, एंजाइम रिलीज फ्रॉम स्टमक, स्टमक के अंदर एक रेनिन जरूर रिलीज होता है ना।
जो कि किस में होता है, इन्फेंट्स के अंदर। इन्फेंट्स बोले तो किसके अंदर, नवजात के अंदर होता है, और ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला होता है। तो एंजाइम रिलीज फ्रॉम स्टमक इज, तो स्टमक के अंदर जो रिलीज होता है वो कौन सा है, रेनिन है ना, रेनिन, RENNIN। मैं RENIN की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो किडनी से रिलीज होता है। तो एंजाइम रिलीज फ्रॉम स्टमक, स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन्फेंट्स के अंदर रेनिन होता है, ठीक है ना, जो कि दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पचाने वाला होता है। तो रेनिन बिल्कुल सही है। 8th का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, लिवर इन अवर बॉडी स्टोर्स, हमारी बॉडी के अंदर यकृत किसका भंडारण करता है, यकृत किसका भंडारण करता है, विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन B12 का, या सभी का। तो लिवर इन अवर बॉडी स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था और मैंने वहाँ से ही लिया है इसको। हमारे शरीर में यकृत किसका भंडारण करता है, देखो विटामिन A, D का तो करता ही करता है, और विटामिन B12 का भी करता है, तो उपरोक्त सभी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए, विटामिन A, D के अलावा वो विटामिन B12 को भी क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो आंसर जो 9th का है वो 4th होना चाहिए, AB, DB और विटामिन B12 भी। 4th इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। इन पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय, देखिए आपको मालूम है कि पेनक्रियाज एक मिश्रित ग्रंथि है, और उससे हार्मोन भी रिलीज होते हैं और पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होता है। अब वो कह रहा है कि अग्नाशय में अग्नाशयी रस और हार्मोन स्रावित किए जाते हैं एक समान कोशिकाओं के द्वारा, नहीं, ये तो होगा नहीं। हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं, हार्मोन जो होते हैं सिक्रीट, वो अल्फा सेल्स है ना, बीटा सेल्स, गामा या डेल्टा सेल्स, इनसे सिक्रीट होते हैं हार्मोन्स। अल्फा, राइट, बीटा, गामा, इनसे सिक्रीट होते हैं। और पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो एसिनी से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो सेम सेल्स से सिक्रीट होते हैं एक समान कोशिकाओं के द्वारा, नो, डिफरेंट सेल्स के द्वारा, हाँ। अल्फा, बीटा, गामा ये सब जो होते हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती है, और पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करने वाली जो सेल्स होती है वो ऐसी नहीं होती है। थर्ड में कह रहा है सेम सेल से डिफरेंट टाइप्स, नहीं, सेम तो होती नहीं बिल्कुल, हार्मोन सिक्रेट करने वाली और पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करने वाली सेल्स बिल्कुल अलग होती है। पेनक्रियाज डज नॉट सिक्रेट हार्मोन, ऐसा तो होता ही नहीं है। अल्फा सेल्स जो होती है वो ग्लूकागोन, बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन, बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो पेनक्रियाटिक जूस और हार्मोन्स जो हैं वो अलग अलग सेल से, डिफरेंट सेल्स से क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स से सिक्रीट होते हैं, डिफरेंट सेल्स से सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमिलियन लिवर, निम्नलिखित में से क्या स्तनियों के यकृत की विशेषता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमिलियन लिवर, कुफर सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स, कुफर सेल्स तो होती है ना, लेकिन ल्यूकोसाइट्स नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। ल्यूकोसाइट्स एंड कैनेलिक्यूलाई, नो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमिलियन लिवर, मेमिलियन लिवर में ग्लिसन कैप्सूल होता है, हाँ, लिवर खुद भी ग्लिसन कैप्सूल से घिरा रहता है, और लिवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जिसको कि हम हेपेटोसाइट कहते हैं, राइट, ये लिवर लोब कहते हैं, वो लिवर लोब भी किससे घिरा रहता है, ग्लिसन कैप्सूल से घिरा रहता है ऑफकोर्स। और लिवर के अंदर कुफर सेल्स तो होती ही है जो आरबीसीज वगैरह का भक्षण करती है, ये होना चाहिए। और फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, ग्लिसन कैप्सूल लिक्वियोसाइट, ये लिक्वियोसाइट गलत दे रखा है, तो ये तो नहीं होगा, ग्लिसन कैप्सूल तो होता है। तो सबसे बढ़िया जो आंसर है वो ग्लिसन कैप्सूल है, और कुफर सेल्स दोनों का संबंध जो है वो मेमिलियन लिवर से है। सकस सेंट्रिकस इज द नेम गिवन टू, सकस सेंट्रिकस क्या है दोस्तों, सकस सेंट्रिकस जो है वो इंटेस्टाइनल जूस है, तो वो कह रहा है कि सकस सेंट्रिकस इज द नेम गिवन टू जंक्शन बिटवीन इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम तथा बड़ी आंत की संधि को के वहाँ पर प्रेजेंट होता है, नो। सकस सेंट्रिकस इज इंटेस्टाइनल जूस, आंतरीय रस है, यस। ये एक तरीके का क्या है भैया, इट इज़ अ इंटेस्टाइनल जूस। और ये स्वेलिंग इन द गट, गट में सूजन है, या अपेंडिक्स, तो ये बात याद रखो कि ये कौन सा है, आंतरीय रस से। बेसिकली सकस सेंट्रिकस जो है वो क्या है, व्हाट इज सकस सेंट्रिकस, तो सकस सेंट्रिकस एक तरीके का आंतरीय रस है। इज इट क्लियर, आगे बढ़े। तो 12th का आंसर कौन सा हुआ, 12th का आंसर कौन सा हुआ भाई, सेकंड। आगे बढ़ जाते हैं।
मनुष्य में प्रतिदिन पित्तरस स्रावन की मात्रा, मतलब कि अपने अंदर बाइल जूस कितना सिक्रेट होता है। तो पर डे जो बाइल जूस है 700, 1200 ml, 1400 ml या 1500 ml। तो पर डे जो बाइल जूस सिक्रेट होता है वो 700 ml है। इज इट क्लियर और नॉट? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन ह्यूमन बींग्स वुड लीड टू। देखिए, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस जब जरूरत होती है तो सिक्रीट होता है, और बाइल जूस जो होता है वो फैट डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किससे होता है? बाइल से होता है, राइट? समझते हो? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब कि वसा का पायसीकरण, वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना। कन्वर्जन ऑफ बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। तो पित्ताशय को काट कर यदि निकाल दिया जाए तो क्या होगा मनुष्य में? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो फैट का जो डाइजेशन है वो अफेक्टेड होगा। तो इम्पेयरमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट, ऑफकोर्स बिल्कुल सही है। वसा के पाचन में अनियमितता होगी क्योंकि बाइल जूस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इंक्रीज एसिडिटी इन द इंटेस्टाइन, आंत्र की अम्लता बढ़ जाएगी। जॉन्डिस नो। स्टॉपेज ऑफ थायरोक्सिन सिक्रीशन, थायरोक्सिन का कोई लेना नहीं है। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन ह्यूमंस वुड लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फैट। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डक्ट्स ऑफ विट्सिंग इज डक्ट ऑफ। याद रखना, डक्ट ऑफ विट्सिंग जो है वो किसकी डक्ट है? तो ये पेनक्रियाज की एक डक्ट है। पेनक्रियाज की एक बड़ी डक्ट को, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय की एक बड़ी डक्ट को हम क्या कह देते हैं? डक्ट ऑफ विट्सिंग कह देते हैं, है ना? तो विट्संग की नलिका किससे संबंधित है? किस ग्रंथि की नलिका है? लिवर? नो। पेनक्रियाज? यस। गॉल ब्लैडर भी नहीं, ग्रैनी भी नहीं। डक्ट ऑफ विट्सिंग यदि कोई पूछे आपसे कि किसकी डक्ट है तो इट इज द डक्ट ऑफ पेनक्रियाज। लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन। लाइसोजाइम्स, आप जानते हो कि लाइसोजाइम क्या होते हैं? एंटीबैक्टीरियल होते हैं। लाइसोजाइम क्या होते हैं? एंटीबैक्टीरियल होते हैं। एंटीबैक्टीरियल होते हैं लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। तो लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा, बिल्कुल सलाइवा के अंदर मिलते हैं। लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन टीयर्स, यस। लाइसोजाइम्स जो होते हैं सलाइवा और टीयर्स दोनों में होते हैं, बिल्कुल होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया? नो। लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन सलाइवा ऑल्सो और टीयर्स ऑल्सो, दोनों में ही होते हैं। नेक्स्ट, लैक्टेज इज फाउंड इन। देखिए, लैक्टेज जो होता है वो लैक्टोज के ऊपर एक्शन करता है, राइट? लैक्टोज के ऊपर एक्शन करने वाला जो एंजाइम है वो लैक्टेज है। और लैक्टेज दोस्तों इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मिलता है, आंतरीय रस के अंदर, यानी कि सकस इंटेरिकस में मिलता है। देखते हैं, लैक्टेज इज फाउंड इन सलाइवा? नो। लैक्टेज इज फाउंड इन बाइल? नो। लैक्टेज इज फाउंड इन पेनक्रेटिक जूस? नो। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज के ऊपर एक्शन करता है और वो हमेशा आंतरीय रस के अंदर प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस, आंतरीय रस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर फाउंड इन। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किस में मिलते हैं? बाइल जूस के अंदर मिलते हैं दोस्तों। बाइल जूस यानी कि पित्तरस, बाइल जूस के अंदर मिलेंगे। तो ब्लड के अंदर तो मिलने से रहे, बाइल में मिलते हैं, यस। पेनक्रियाटिक जूस में नहीं, सलाइवा में भी नहीं। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन कैसा पिगमेंट है? येलो पिगमेंट है। और बिलीवर्डिन कैसा पिगमेंट है? तो ग्रीन पिगमेंट है। इसीलिए तो बाइल जूस जो होता है वो येलो ग्रीन होता है। तो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन ऐसे पिगमेंट्स हैं जो बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, इफ पेनक्रियाज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड। इसके जैसा ही ये क्वेश्चन पहले भी किया था। यदि किसी का पेनक्रियाज हटा दिया जाए, यदि किसी का पेनक्रियाज हटा दिया जाए तो कौन सा कंपाउंड अनडाइजेस्टेड रहेंगे? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है, पेनक्रियाज से पेनक्रिएटिक जूस रिलीज होता है। और दोस्तों याद रखना कि पेनक्रिएटिक जूस जो है तो वो कंप्लीट जूस है। क्या ये पूर्ण रस है, कंप्लीट जूस है। और इसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग
एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या कहा मैंने इसमें? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाज यदि रिमूव हो जाएगा तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट तीनों के तीनों डाइजेशन में दिक्कत आएगी। तो देखो, यदि अग्नाशय को पृथक कर दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा, वसा डाइजेस्ट नहीं होगी, प्रोटीन या सभी? यस, सभी डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। तो यदि पेनक्रियाज को रिमूव कर दिया गया तो द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड, जो अनडाइजेस्टेड रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के तीनों अनडाइजेस्टेड रहेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज ब्रॉट अबाउट बाय, इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण का मतलब होता है दैट इज वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलना, और ये करता है, ये जो कन्वर्जन है, बिग ड्रॉपलेट्स ऑफ फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, दैट इज डन बाय बाइल जूस। और बाइल जूस के अंदर भी जो बाइल सॉल्ट होते हैं, पित्त लवण होते हैं, वो ये काम करते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स नहीं, बाइल सॉल्ट्स, यस, पित्त लवणों के द्वारा ये काम होता है ना। पित्त लवण कौन कौन से होते हैं? तो सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, इनके थ्रू होता है। तो बाइल सॉल्ट जो होते हैं बाइल जूस के अंदर, बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो इमल्सिफिकेशन का काम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज वसा पाचन का अंतिम उत्पाद। वसा पाचन का अंतिम उत्पाद, देखिए फैट जब भी डाइजेस्ट होता है तो लास्ट में क्या बनता है? दो चीज़ें बनती है, बस हमेशा याद रख लो, एक तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो वसा का अंतिम उत्पाद क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो कहाँ पर है देख लो, अमीनो एसिड तो एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन का, ये तो होगा नहीं, स्टार्च होगा नहीं, वो तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, देखो क्या दे रखा है, वसी अम्ल दे रखा है, ग्लूकोज होगा नहीं, वो तो कार्बोहाइड्रेट है। तो 21st का अपन ने कौन सा किया? थर्ड। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन, डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन, डाइजेशन ऑफ स्टार्च टेक्स प्लेस इन, स्टार्च का डाइजेशन दो ही जगह पे होता है, या तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या फिर बकल कैविटी के अंदर। स्टमक में कभी भी डाइजेशन नहीं होता है। तो वो कह रहा है आमाशय स्टमक, गलत। बकल कैविटी एंड ड्यूडेनम, हाँ बिल्कुल सही है, मुग्गो और ड्यूडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। बकल कैविटी इन ईसोफेगस, ईसोफेगस में पहली बात तो कोई डाइजेशन होता ही नहीं है। और ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के अंदर तो होता ही, तो बेटर तो बकल कैविटी में भी तो होता है। 30% स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो बकल कैविटी में होता है, इसलिए अपने सेकंड को ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फूड दैट एंटर्स इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक इज, जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है वो कौन सा है? काइल? नहीं, आमाशय से। वो कह रहा है कि जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है, तो काइल तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फॉर्म ऑफ फूड फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बाद में बनेगा वो काइल है। लेकिन जो फॉर्म ऑफ फूड इंटेस्टाइन में एंटर करता है स्टमक से, वो तो दोस्तों क्या है? काइम है। क्योंकि याद रखना कि फूड का जो फॉर्म बकल कैविटी में होता है उसको बोलस कहते हैं, फूड का फॉर्म जो स्टमक में होता है उसको काइम कहते हैं, और फूड का फॉर्म जो कि किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसको काइल कहते हैं, ठीक है। तो फंडस होगा नहीं, बोलस होगा नहीं, बोलस तो बकल कैविटी के अंदर होता है, काइल जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो काइम बचा, काइम कहाँ पर होता है? स्टमक के अंदर, जो कि फिर एंटर करता है किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो बाद में काइल में बदलता है। द अमाउंट ऑफ बाइल रिलीज इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ, बाइल कितना रिलीज होगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन ने अपनी डाइट के अंदर फैट कितना लिया है। बिकॉज याद रखना कि जितना फैट के अंदर, जितना मील के अंदर फैट लिया जाएगा उतना ही बाइल रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि बाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा के पायसीकरण के लिए होता है। फैट इन मीट, यस, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं। हमेशा याद रखना बाइल जूस उतना सिक्रेट होता है जितना कि पर्सन ने मील के साथ में, अपनी मील के साथ में क्या लिया है? फैट लिया है। बिकॉज बाइल जो है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए होता है। ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम, ऑफ कोर्स ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, और ये बदलता है आगे चलकर एक्टिव ट्रिप्सिन में। तो इसको बदलने वाला जो होता है वो कौन है? एंटीरोकाइनेज होता है ना। कौन होता है भाई? एंटीरोकाइनेज। तो ट्रिप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, ओके, इट इज एक्टिवेटेड बाय, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित
है ना। क्या होता है, अक्रियाशील ट्रिप्सिनोजन को क्रियाशील ट्रिप्सिन में परिवर्तित कौन करता है, आमाशय के पेप्सिन द्वारा, नो, काइमोट्रिप्सिन, नो, बाइल और एंटेरोकाइनेज। ऑलवेज रिमेंबर, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में, इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में बदलने वाला और ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में कौन करता है, एंटेरोकाइनेज करता है। ये काम कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या है, बाइल जूस है क्या, नो। एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस है, यस। एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल जूस में मिलता है क्योंकि इंटेस्टाइन की वॉल से सिक्रेट होता है। पेनक्रेटिक जूस, नो। पेनक्रेटिक हार्मोन, नो। एंटेरोकाइनेज क्या है, तो बेसिकली वो एक इंटेस्टाइनल जूस का ही पार्ट है। विटामिन डी सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। निम्न में से कौन सूर्य की किरणों की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण करता है। जब हम धूप में खड़े रहते हैं तो हमारी बॉडी के ना विटामिन डी संश्लेषित होता है, तो कौन करता है, स्किन, गॉल ब्लैडर, ब्रेन या पेनक्रियाज। तो इतना तो सभी ने सुना होगा, धूप में खड़े रहते हैं तो त्वचा जो है वो विटामिन डी का संश्लेषण करती है सनलाइट की उपस्थिति में, तो स्किन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस एनीमिया, नहीं, एनीमिया कभी भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी नहीं होता है, राइट। एनीमिया तो आयरन वगैरह की डेफिशिएंसी से हो सकता है, और रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है वो तो। स्कर्वी जिसमें कि मसूड़ों से खून निकलता है विटामिन सी की कमी से होता है, और ज़ेप्थेलमिया तो आइस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो डेफिशिएंसी ऑफ सी कॉजेज स्कर्वी, याद रखना इंपॉर्टेंट है। विटामिन की डेफिशिएंसी के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमलेशिया होता है। इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ कोर्स विटामिन डी होना चाहिए, ये रहा विटामिन डी, बाकी कोई भी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ विटामिन, इट्स नेचर एंड इट्स डेफिशिएंसी डिजीज। निम्न में से कौन सा विटामिन की प्रकृति एवं अल्पता से होने वाले रोग से संबंधित सही जोड़ा है। देखो सुनो, विटामिन ए फैट सोल्यूबल होता है, विटामिन ए, डी, ई के, ठीक है, फैट सोल्यूबल होते हैं, लेकिन बेरी बेरी करता है कि नहीं, बेरी बेरी तो है वो B1 की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है। विटामिन के वाटर सोल्यूबल होता है, और पहली बात तो यही गलत है, वो तो फैट सोल्यूबल है, ठीक है ना। ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल होते हैं, राइट, तो ये भी गलत हो गया। विटामिन ए फैट सोल्यूबल होता है, हाँ होता है, ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल होते हैं, और वो नाइट ब्लाइंडनेस से संबंधित होता है, रतौंधी से संबंधित होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन के फैट सोल्यूबल होता है, वो बेरी बेरी से रिलेटेड है, नो। देखो जैसे ये पेलिग्रा जो है वो B3 से रिलेटेड है, नियासिन या B3, और विटामिन के फैट सोल्यूबल और बेरी बेरी, तो ये तो होगा नहीं, बेरी बेरी तो विटामिन B1 की कमी से होती है। तो जो सबसे सटीक आंसर है वो विटामिन ए फैट सोल्यूबल होता है और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है, तो ये सही है, ठीक है। तो हमने थर्ड को ऑप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 30 क्वेश्चन जो आज हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस किए डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। आप लोग लगातार वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अपने जितने भी साथी हैं उनको भी वीडियोस के लिंक ज़रूर भेजें ताकि बच्चों को लाभ हो। बहुत सारे थ्योरेटिकल वीडियोस भी हैं जो कि डीप स्टडीज़ के साथ में बनाए गए हैं, और क्वेश्चन बेस्ड वीडियो भी हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ हो, और इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए और भी बहुत सारे लाते रहेंगे। प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।